नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज के टॉपिक से ही पता चल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता जो आज के सेशन का प्रमुख टॉपिक है। आज हम लोग इस सिंधु घाटी की सभ्यता को देखने का प्रयास करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, इसका उत्खनन किस प्रकार से कब प्रारंभ हुआ तथा इसके जो प्रमुख स्थल हैं वह कौन कौन से हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं। साथ ही साथ यदि वहाँ से कुछ उत्खनन में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो वो वस्तुएं क्या हैं और किस प्रकार की वस्तुएं वहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये सारे चीज़ों को आज हम लोग इस सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसका सर्वप्रथम पता कब चलता है, तो हुआ कुछ यूँ था कि 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन को पंजाब राज्य जो तत्कालीन क्या था, अंग्रेजों का एक शत्रु राज्य था तथा अंग्रेज इस पर अधिकार करना चाहते थे। इसके लिए चार्ल्स मैसन को भेजा गया वहां से इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। इस परिस्थिति में जब चार्ल्स मैसन पंजाब पहुंचा तो वहां पर वह हड़प्पा के स्थलों से विभिन्न प्रकार के साक्ष्य उसे प्राप्त हुए। जैसे ईंट वगैरह जब वो देखा तो उसे लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ किसी प्रकार का यहाँ पे कोई पुरातात्विक स्थल है या प्राचीन सभ्यता का यहाँ अवशेष है। जब चार्ल्स मैसन ने अपने फाइंडिंग्स की रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपी तो उस रिपोर्ट में उसने इस स्थल का भी जिक्र किया था। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो अलेक्जेंडर वर्ण के नेतृत्व में क्या किया गया था, एक सर्वे अभियान जो कि तत्कालीन जब पंजाब पर अधिकार कर लिया गया, कब अधिकार किया गया तो 1848 टू 49 में अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसके बाद लाहौर से मुल्तान तक 160 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा था। उसी क्रम में जब अलेक्जेंडर वर्न्स ने इसका सर्वे किया तो वहाँ पर हड़प्पा काल के जो स्थल थे वहाँ से ईंटों का प्रयोग उसने रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया तथा यह पता चलता है कि वहाँ के जो स्थानीय नागरिक थे वो काफ़ी समय से इन ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर से अलेक्जेंडर कनिंघम जब पहली बार 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारत के क्या बन के आए थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख बन करके आए थे। उन्होंने इन स्थलों की पहचान की और अपने फाइंडिंग्स रिपोर्ट सौंपी जो कालांतर में 1920 और 21 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में तब यहाँ पर इन स्थलों की विस्तृत रूप से खुदाई प्रारंभ की गई और यह भारत की सबसे प्राचीन जो कि एक नगरीय और उन्नत सभ्यता थी वह प्रकाश में आई। विश्व के सम्मुख यह सभ्यता हमारे सम्मुख आई। आज इसी सभ्यता के विषय में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे हम लोग कहते क्या हैं, मूल रूप से हम लोग जानते हैं इसके नाम के स्थान पर जहां से इसे सर्वप्रथम खोज किया गया, हड़प्पा नामक स्थान से इस सभ्यता का पता सर्वप्रथम हमें चलता है। तो उस स्थान के नाम से ही सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब समझते हैं कि इसका नामकरण कैसे हुआ है। तो नामकरण मूल रूप से जो हम लोग देखते हैं वह सिंधु नदी के नाम से या सिंधु नदी के इर्द गिर्द और उसकी सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता की मुख्य रूप से खोज की है तथा इसका नामकरण सिंधु सभ्यता के रूप में तत्कालीन भारत के पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर है कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा में इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हुई थी। जो इसका प्रथम स्थल है जहां से प्रथम साक्ष्य में प्राप्त होता है तो हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। अब इस सभ्यता की जो मूल विशेषता है वह विशेषता क्या है, तो यह एक नगरीय सभ्यता है। यह कैसी सभ्यता है, तो एक नगरीय सभ्यता है तथा इस काल में सर्वप्रथम कांस्य का प्रयोग हम लोगों को दिखाई देता है। कांस्य के प्रयोग के कारण ही हम इसे
कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है, इस सभ्यता में मूल रूप से चित्रित लाल मृद भांड पाए जाते हैं। चित्रित लाल बर्तन इस सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे चित्रित लाल मृद भांड सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। आगे यदि हम लोग देखें कि इस सभ्यता की तिथि कब से कब तक थी, तो वह है 2300 बीसी से 1750 बीसी तक, ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के चरमोत्कर्ष का काल कह सकते हैं। इससे पूर्व देखें तो यह सभ्यता प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। लगभग 3200 बीसी से यह सभ्यता प्रारंभ होती है और अपने चरमोत्कर्ष अवस्था पर 2300 बीसी से 1750 बीसी तक पहुंचती है। यह जो तिथि है मूल रूप से कार्बन 14 रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा अनुमानित की गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन प्रमुख सभ्यताएं कौन सी हैं। तो पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता और दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं के साथ हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क देखते हैं। मूल रूप से यदि हम लोग कहें तो मेसोपोटामिया के साथ जो हम लोग संपर्क देखते हैं, मूल रूप से जब हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की खुदाई हुई थी, तो वहां से हमें बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती हैं, जिसके कारण हम लोग क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। इसके अतिरिक्त अन्य मेसोपोटामिया के स्थलों पर जब हम लोग खुदाई करते हैं तो वहां से भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क था तथा दोनों आपस में एक समकालीन सभ्यता थी। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके विस्तार की ओर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह कहां और किस किस प्रकार से था। अब हम लोग देखें, सर्वाधिक उत्तरी दिशा में अगर हम लोग देखें तो सबसे उत्तरी स्थल हमें मांडा जम्मू कश्मीर, जो कि अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में है। वहां चिनाब नदी के किनारे वहां पर हमें सर्वाधिक उत्तरी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त होता है। इसके पश्चात यदि पूर्व की ओर बढ़ें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है, वहां हमें हिंडन नदी के किनारे यह स्थल प्राप्त होता है। वहीं दक्षिणी भाग की ओर देखें तो दाइमाबाद महाराष्ट्र से हमें सर्वाधिक दक्षिणी दिशा में प्राप्त होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त होता है। दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। वहीं सर्वाधिक पश्चिमी भाग सुतकांगे डोर है, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है तथा यह दाश्क नदी के तट पर स्थित है। तो यह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम का विस्तार है। यदि हम लोग इस विस्तार को गौरपूर्वक देखें या ध्यान से देखें तो इसका जो आकार है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह कैसा है? तो त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे कि प्रमुख कथन के रूप में क्या कहा गया है। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दो प्रमुख और सबसे बड़े शहरों में से दो शहर थे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। इन दोनों शहरों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा गया है। यह कहा किसके द्वारा गया है? तो पिगट ने यह स्टेटमेंट दी है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं तथा उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता को एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में माना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल को एक एक करके हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्थल जो है वह है हड़प्पा। पहला स्थल है हड़प्पा। तो यहाँ हड़प्पा की जो खोज थी वह किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब? 1920 और 21 ईस्वी में। कालांतर में इसमें माधो स्वरूप वत्स के द्वारा इसमें
खुदाई की गई तथा अनेक अन्वेषण और तथ्य सामने लाए गए। हड़प्पा स्थल स्थित कहाँ है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा स्थल स्थित है तथा वर्तमान समय में देखें तो यह पाकिस्तान के साहिवाल जिला में स्थित है। साहिवाल जिला में आपका हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल विद्यमान है। यदि हम लोग देखें यहाँ का जो विस्तृत खुदाई किया गया है, विस्तृत खुदाई तत्कालीन पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों को देखेंगे कि आखिर यहाँ से उत्खनन के दौरान किस किस प्रकार के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक संबंधों के विषय में हमें जानकारी प्रदान करती है। तो सर्वप्रथम है कि हमें शंख का बना एक बैल प्राप्त होता है। शंख का बना एक बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। उर्वरता की देवी का चित्र प्राप्त हुआ है और यह प्राप्त किस पर हुआ है? तो एक मुहर पर, एक स्त्री है, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है जिसे हम लोग उर्वरता की देवी मानते हैं। वहीं ईंट से निर्मित वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हो रहे हैं। समाधि R37 जिसे कब्रिस्तान या सिमेट्री 37 के नाम से भी जाना जाता है। वहीं देखें तो गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं। पीतल का बना इक्का गाड़ी यहां से प्राप्त होता है, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि कांसा के साथ साथ सिंधु निवासी पीतल के भी प्रयोग के विषय में जानते थे। पीतल के प्रयोग के विषय में सिंधु निवासी जानते थे। वहीं बर्तन पर मछुआरे का चित्र अंकित है, जिससे पता चलता है कि उस समय मछली पालन या मछली पकड़ना एक व्यवसाय भी रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रमुख स्थल की ओर। तो दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल में से, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खुदाई की थी। मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है तथा यह जो स्थल है, यह स्थल हमारा सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। वहीं यदि हम लोग समझें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसे हम लोग मुख्य रूप से सिंधी भाषा में इसे मृतकों के टीला के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के उपरांत वहां से किस किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन सभ्यता के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो सर्वप्रथम है वहां से प्राप्त हुआ है बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार हड़प्पा के सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है, जहां विशेष प्रकार के धार्मिक कृत्यों का आयोजन किया जाता था और उस धार्मिक कृत्य करने के पूर्व सभी लोग सामूहिक स्नान का एक विधान करते थे। इस संरचना को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। वहीं हम दूसरा साक्ष्य देखें तो मोहनजोदड़ो से हमें विशाल अन्नागार प्राप्त होता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। इसके अतिरिक्त हमें नृत्य रत्न नारी की कांस्य प्रतिमा मिली है। कांस्य की प्रतिमा मिली है, जो कि नारी के द्वारा नृत्य किया जा रहा है उस समय का। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की कला को निरूपित करती है। वहीं हमें योगी की मूर्ति, पशुपतिनाथ योगी की मूर्ति का अंकन मुद्रा पर किया गया है, जिसके चारों ओर 6 जानवर विराजमान हैं, जिनमें प्रमुख हैं हिरन, बाघ, गैंडा, बैल आदि।
इस पशुपतिनाथ योगी की जो मूर्ति है इसे प्राचीन शिव के रूप में भी जाना जाता है। वहीं सीपी की बनी पटरी बेलनाकार फारस की मुद्राएं कहां से प्राप्त होती हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ईंट भट्टों के अवशेष तथा सामूहिक नरकंकाल एवं दाह संस्कार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। इन्हीं सामूहिक नरकंकालों के आधार पर विभिन्न इतिहासकारों ने कहा है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया था और जिसके कारण ये सामूहिक नरकंकाल हमें वहां से प्राप्त होते हैं। अगला हड़प्पा कालीन स्थल है लोथल की स्थिति कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में लोथल की स्थिति है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ से पश्चिम एशिया से व्यापार करने के लिए, कहाँ से? तो पश्चिम एशिया से व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त होता है और इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ सिंधु घाटी के जो निवासी थे वह व्यापार किया करते थे तथा यह एक मूल रूप से व्यापारिक सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं तो लोथल की खोज किसने की थी? तो एसआर राव ने भोगवा नदी के तट पर 1954 से 55 ईस्वी के मध्य लोथल पुरातत्व स्थल की खोज की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाले प्रमुख साक्ष्य क्या हैं जो हमें मूल रूप से प्राप्त होते हैं? तो सर्वप्रथम है बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है। फारस की मुद्रा, फारस या जो प्राचीन ईरान, ध्यान रखिएगा फारस कहा गया है ईरान को, आधुनिक ईरान हमारा प्राचीन फारस है। तो फारस की मुद्रा प्राप्त होती है। धान या जिसे चावल कह लीजिए, बाजरा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फारस की मुहर भी प्राप्त होती है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त होती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि घोड़े का प्रयोग हड़प्पा के निवासी करते थे या नहीं करते थे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, परंतु लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त होती है। वहीं हम देखें तो हड़प्पा की खुदाई के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है? तो घोड़े के दांत, ध्यान रखिएगा घोड़े के दांत हड़प्पा की खुदाई से भी प्राप्त हुए हैं तथा अन्य स्थलों से भी इसके जबड़े और अन्य कंकाल वगैरह प्राप्त होते हैं, परंतु इतिहासकार कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का प्रयोग बृहत पैमाने पर होता था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से लोथल से 3 युगल समाधियां हमें प्राप्त होती हैं। अगला हड़प्पा कालीन जो स्थल है वह है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां होता है तथा इसकी स्थिति कहाँ है? तो यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। इस स्थल की जो खुदाई थी कब की गई थी? तो 1961 से 69 के मध्य इसका उत्खनन किया गया था। किसने किया था? तो बीबी लाल और बीके थापर ने इसके उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि हम देखें यहाँ से प्राप्त होने वाले प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ से हमें ईंट के साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची तथा पक्की ईंटों के साथ साथ यहाँ से हमें नक्काशीदार ईंट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि कालीबंगा से जो कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यह मूल रूप से कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मकानों और भवनों के निर्माण के लिए मूल रूप से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वहीं नालियों और अन्य तालाब या अन्य स्नानगृह बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नालियों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त वहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य अत्यंत उल्लेखनीय है। भूकंप का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। अग्निकुंड का साक्ष्य, अग्नि वेदिका या अग्निकुंड का साक्ष्य हमें कालीबंगा से
प्राप्त होता है। और यहाँ पर यह जो अग्निकुंड है, एक पंक्ति में 7 अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं हमें प्राप्त होती है, जिससे पता चलता है कि वह भी यज्ञ के समान किसी प्रकार का याज्ञिक कर्मकांड किया करते थे। आगे है कि सेल खड़ी एवं मिट्टी की मुहरें प्राप्त होती हैं। सेल खड़ी एवं मिट्टी की मुहरें प्राप्त होती हैं। मृद भांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ के दोनों टीले की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्राचीर थी। दोनों टीले की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्राचीर की व्यवस्था कहाँ की गई थी? तो कालीबंगा में की गई थी। इसके अतिरिक्त लोथल की तरह यहाँ से भी एक युगल समाधि, लोथल में 3 युगल समाधि मिली है, वहीं कालीबंगा से हमें एक युगल समाधि प्राप्त होती है। तांबे की मूर्ति प्राप्त होती है तथा अत्यंत ही उल्लेखनीय तथ्य है कि कालीबंगा से जल निकासी का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। जैसा साक्ष्य हमें अन्य हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त होता है, वैसे जल निकासी का साक्ष्य में कालीबंगा से नहीं होता है। अगला स्थल है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा की स्थिति कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में इसकी स्थिति है। यह स्थित है कच्छ और गुजरात में। इसका उत्खनन जो है 2 बार करवाया गया है, एक बार 1967-68 में और दूसरी बार 90-91 के मध्य। 67 और 68 में इसका उत्खनन जेपी जोशी के नेतृत्व में करवाया गया था। जेपी जोशी के नेतृत्व में 67-68 में उत्खनन करवाया गया। वहीं रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में 1990-91 के मध्य इस स्थल का उत्खनन करवाया गया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो धौलावीरा का जो नगर था, आयताकार नगर था। कैसा नगर था? आयताकार, जो 3 भागों में विभक्त किया गया था। धौलावीरा का जो नगर था वो 3 भागों में विभक्त था। पहला क्या है? तो किला, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर। ये 3 नगर थे जो कि 3 भाग थे, जिसमें धौलावीरा शहर को क्या किया गया? विभाजित किया गया था। वहीं हम लोग देखते हैं कि उत्खनन से यहाँ क्या क्या प्रमुख साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम है विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन और हड़प्पा लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त होता है। तो यह हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का से संबंधित आज के सेशन का प्रथम भाग का वीडियो था। आगे हम लोग हड़प्पा काल के अन्य स्थलों तथा प्रत्येक एक स्थल से क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसे अगले सेशन में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।